हम प्यादे भी फकीरों में गिने जाने लगे, दर दर की ठोकरें खाने वालों में गिने जाने लगे। जब से तुमने हम पे नजर डाली है, हम कांच के टुकड़े भी हीरों में गिने जाने लगे। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना साथी बलदेव चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल क्लासेज गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी राजस्थान भूगोल से संबंधित जो टेस्ट सीरीज थी वो लगातार कंटिन्यू चल रही थी। इस सेशन को लेकर के हम आपसे कंटिन्यू बात कर रहे थे। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाली जो वैकेंसियां हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज काफी कारगर रहेगी। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करता हूं तो हमारी कंटिन्यू 5 बजे से लेकर के और शाम लगभग 9 बजे तक ऑनलाइन जो क्लासें हैं वो चला करती हैं। जो साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दे। मैं देखना चाहूंगा एक बार हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, दीनदयाल धौरपुर गुड इवनिंग भैया। लवकुश मीना हमारे साथ जुड़ चुका है। मुनेश है हमारे साथ में, पदम मीना है। बिल्कुल, सभी के लिए नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हो जाइए आप सभी तैयार पूरे होश और हवास के साथ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं राजस्थान भूगोल के पार्ट नंबर 2, राजस्थान का भौतिक प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन। तो जो विद्यार्थी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को उनके पास में शेयर करते रहिएगा। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या कहता है आज का क्वेश्चन नंबर 1? राजस्थान का वह जिला जो आयताकार है तथा कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है, जो दक्षिण में यानी कि दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के साथ में बहुत ही निकटतम दूरी रखता है, यानी कि नजदीक स्थिति रखता है। तो साथियों, क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमारे राजस्थान से संबंधित है क्वेश्चन। बिल्कुल राजस्थान से संबंधित है कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो आयताकार है तथा कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है, जो दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के साथ बहुत निकट है। क्या इसका आंसर बाड़मेर रहेगा, जैसलमेर रहेगा, जालोर रहेगा या नागौर रहेगा? प्रिय साथियों, आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसी हिसाब से हमें आंसर देना है। ज्यादातर विद्यार्थी आ चुके हैं। लवकुश मीना कह रहा है कि 5। ठीक है, बिल्कुल भैया। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। दीनदयाल जो भैया हैं वो भी यही बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहले हमें क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। बिल्कुल, रूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। क्या है भैया पहला क्वेश्चन? कि राजस्थान का वह जिला जो लगभग आयताकार है। पहले हमें क्वेश्चन को देखना है कैसा है भैया, आयताकार है, जो कच्छ की खाड़ी तक, कच्छ की खाड़ी जो है आप सब लोग जानते हो हमारे किस राज्य के अंतर्गत है, वहां तक फैला हुआ है और दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के साथ अपनी निकटतम दूरी रखता है। मैं आपसे बात करता हूं, मैंने आपसे कहा कि ये आपका राजस्थान है। ये जो है भैया आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर राजस्थान हो जाएगा। इस राजस्थान में ये वाली जो दिशा होगी इसे कहेंगे उत्तर, ये वाली जो दिशा होगी इस दिशा को हम लोग कहेंगे पश्चिम, ये वाली जो दिशा होगी इस दिशा को कहेंगे भैया पूरब। क्या कहेंगे साथियों? इस दिशा को कहेंगे पूरब, और ये वाली जो दिशा होगी इस दिशा को कहेंगे दक्षिण। अब प्रश्न को देखो, राजस्थान का ऐसा जिला इन 4 में से कौन सा होगा जिसकी आकृति लगभग आयताकार है और दक्षिण पश्चिम में? साथियों, दक्षिण पश्चिम का अर्थ है कि राजस्थान के इस भाग की तरफ वो अपनी सीमा साझा करता है। देखता हूं कौन विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, गोलू मीना जी बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, ज्यादातर विद्यार्थी आंसर जैसलमेर बता रहे हैं, लेकिन विधिवत रूप से हम सवाल को देखते हैं तो क्या कहा गया है
कि दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करने वाला राजस्थान का आयताकार जिला होगा। याद रखना, आयताकार जो जिला होगा उसकी हम बात करते हैं तो आंसर जाएगा जालौर की तरफ। कौन सा जिला रहेगा साथियों? जालौर जिला रहेगा। दक्षिण पश्चिम की बात की है, उत्तर पश्चिम की बात उसने नहीं की है, या फिर याद रखना प्रॉपर पश्चिम की उसने बात नहीं की है। प्रॉपर पश्चिम की यदि बात करता तो हमारा आंसर कुछ और हो सकता था। यहां पर हमारा जो सटीक आंसर जाता है वो सटीक आंसर होगा भैया जालौर। कौन सा जिला रहेगा? जालौर रहेगा। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर जालौर था, कि यार बता रही है कि सर इतनी जल्दी क्यों आते हो? नहीं किरण जी, समय पर ही आए हैं। आपके लिए हमने 6-5 का टाइम दे रखा था। अब 1-2 मिनट जो है वो टेक्निकल कारणों की वजह से इधर उधर भी होती रहती हैं। बिल्कुल ऑप्शन जो रहेगा भैया वो जालौर रहेगा। ज्यादातर विद्यार्थी जैसलमेर की तरफ दौड़ लगा रहे थे, लेकिन आंसर जैसलमेर नहीं होगा साथियों। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार यदि हम देखेंगे तो आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? जालौर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है। 56 का मैदान है। लो भैया, राजस्थान के मैदानों से संबंधित क्वेश्चन हमसे आया है। 56 का मैदान जो है क्या वो दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ के दक्षिणी क्षेत्र में है, या फिर कोटा और बूंदी जिले के लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ है, या भरतपुर का जो मैदानी क्षेत्र है उसे 56 का मैदान कहते हैं, या श्री गंगानगर जिले का जो मैदानी क्षेत्र है उसे 56 का मैदान कहते हैं। पहले प्रश्न की लैंग्वेज को देखो, चारों ऑप्शनों को देखो और वहां पर आकर के देखो। कल भीलवाड़ा ही आकर है। अच्छा बिल्कुल, देखते हैं अभी गोलू जी क्या आंसर हमारा रहने वाला है। आगे देखो भैया, बिल्कुल सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, सभी जुड़ते रहिए। और जो विद्यार्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ने में भी हमारी मदद करें, यानी कि वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने का आप क्या करते रहें भैया? काम करते रहें। तो इसका आंसर मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन विद्यार्थी क्या आंसर दे रहे हैं। ज्यादातर विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। सिंगर मुनेश मीना करौली है, सर ए को लॉक कर दिया जाए। दिलकुश मीना हमें बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। दीनदयाल जी बता रहे हैं कि सर एक होगा। लवकुश मीना हमारे साथ में है, बिल्कुल भैया लवकुश। कुलदीप हमें बता रहा है कि सर ए को लॉक कर दिया जाए। देखो मैं बात करता हूं 56 के मैदान की, तो आप लोग जानते हो कि सर 56 के मैदान की जब हम बात करते हैं तो ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर हम जब दक्षिणी राजस्थान में चलते हैं और नदियों की तरफ पढ़ते हैं तो एक नदी आती है जिस नदी का नाम हो जाएगा भैया माही नदी। कौन सी नदी रहेगी? आप कहोगे कि सर माही नदी रहेगी। और माही नदी के बारे में बताया भी जाता है कि यह जो नदी है, यह नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो बिल्कुल माही नदी के द्वारा जो 56 छोटे छोटे गांव का जो समूह है यहाँ पर, उसी को क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। और ये जो 56 का मैदान है ये दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ के दक्षिणी क्षेत्र में है, ना कि कोटा और बूंदी में फैला हुआ है, ना भरतपुर के मैदान को कहते हैं, ना श्री गंगानगर जिले के मैदान को कहते हैं। याद रखना सटीक आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। तो जिन विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिया था उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद की बात है भैया, और ऐसे ही वो लोग सटीक आंसर देते रहें। बिल्कुल गोलू मीना बता रहा है कि सर आप जल्दी करा करो। नहीं गोलू जी, हम बिल्कुल समय पर ही आने का पूरा प्रयास करते हैं यार, लेकिन कभी कभी क्या है कि टेक्निकल कारणों की वजह से हमें 1-2 मिनट का इंतजार भी करना कभी कभी पड़ जाता है। कोई नहीं गोलू जी, आपकी बात पर हम ध्यान देंगे। सर मैं जाऊं, मेरा वेलकम नहीं किया। अरे नहीं नीलू, हम तो सभी का वेलकम करते हैं, और हमारे साथ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आने जाने वाली बात कहाँ है भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है और देखिए, और करते हैं अगले क्वेश्चन का इंतजार। क्या है भैया कि उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है?
उदयपुर की तरफ हमें देखना है। उदयपुर के अंदर जो कुंभलगढ़ है और गोगुंदा है, उसके बीच की भूमि को क्या कहते हैं? क्या उदयपुर और गोगुंदा के बीच की भूमि को मालवा का पठार कहते हैं? क्या उदयपुर के अंदर जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा है, उसके बीच की दूरी को जो है, बीच की भूमि जो है, उसे गोगुंदा का पठार कहते हैं, या हाड़ौती का पठार कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं कहते? देखते हैं मेरे प्यारे साथी क्या इसका आंसर देते हैं। बिल्कुल सर, क्लास आ जाती है। बिल्कुल क्लास तो समय पर ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपको, अच्छा, घर पहुंचने से पहले क्लास आ जाती है? कोई नहीं किरण जी, ये तो बात ऐसी है कि क्लास भी अपने टाइम से ही चलेगी। सारी जो चीजें हैं वो समय पर ही उचित होनी चाहिए। क्लास का टाइम जो है आपकी जीके की क्लास का, वो शाम 6 बजे से है। 5 बजे से जो है हमारी रीजनिंग की क्लास होती है, और 7 बजे से हिंदी की होती है। 8 बजे से मैथमेटिक्स की क्लास हमारे यहाँ पर होती है। तो क्लासों का जो शेड्यूल है वो तो एक निश्चित ही रहेगा। देखिए क्या रहेगा भैया कि उदयपुर के अंदर जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच की भूमि है उसे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथी आंसर दे रहे हैं। दिलकुश मीना बता रहा है कि सर डी को लॉक कर दो। कुलदीप बता रहा है कि सर बी हो जाएगा। बिल्कुल केआर जो है ये भी यही बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। तो देखिएगा सवाल में ही दिया गया है। जब हम बात करते हैं उदयपुर के क्षेत्र की, तो मैंने आपके लिए बताया भी है हमारे राजस्थान के बारे में, भौतिक प्रदेशों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं कि हमारा ये राजस्थान है। इस राजस्थान को भैया हमने कितने भागों में बांट दिया था? आप कहोगे कि सर 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक जो भाग आता है उसे कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं उसे? थार का मरुस्थल कहते हैं। दूसरा जो भाग आता है उसे कहते हैं अरावली पर्वतमाला। क्या कहते हैं उसे? अरावली पर्वतमाला कहते हैं। तीसरा जो भाग आता है उसे कहते हैं पूर्वी मैदानी भाग। क्या कहते हैं भैया? पूर्वी मैदानी भाग कहते हैं। और इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं हाड़ौती का पठार। क्या कहते हैं उसे? हाड़ौती का पठार कहते हैं। इस प्रकार से हमने राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांट करके अध्ययन किया है? आप कहोगे कि सर 4 भौतिक भागों में बांट करके अध्ययन किया है। अब प्रश्न जो पूछा है वो उदयपुर से संबंधित है कि उदयपुर के अंदर जगह आती है कुंभलगढ़। बिल्कुल कुंभलगढ़ नाम की जगह है। गोगुंदा है, बिल्कुल गोगुंदा के नाम की भी जगह है। लेकिन जो कुंभलगढ़ है और कुंभलगढ़ के अलावा जो गोगुंदा दिया है, उस गोगुंदा के बीच की जो जगह है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपके लिए बता देता हूं साथियों, उसे गोगुंदा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गोगुंदा का पठार कहते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने आंसर इस प्रश्न का गोगुंदा का पठार दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? गोगुंदा का पठार रहेगा। राधे मीना बता रहा है कि सर मैं भी आ गया हूं। बिल्कुल भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये कोई बाबा का लाडला है जो बता रहा है कि सर साइंस की क्लास की टाइमिंग क्या है? मैं आपके लिए बता देता हूं, साइंस की ऑफलाइन जो क्लासें हैं वो रेगुलर हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी शेड्यूल जो है साइंस का वो हमने एडजस्ट नहीं किया है। थोड़े 1-2 दिन बाद साइंस की क्लास भी बहुत जल्दी इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए आने वाली है। बिल्कुल अभी मुझे विद्यार्थियों की संख्या कुछ कम नजर आ रही है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने तो अपना कार्य समय पर क्लास लगा करके कर दिया है, लेकिन जो शेयर करने वाला कार्य है वो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जितने भी मित्र तैयारी करने वाले हैं, उन सब के लिए इस वीडियो को शेयर करके बता दो कि हमारी कोचिंग से भी ऑनलाइन क्लास की एक धमाकेदार सीरीज चल रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भैया कि अरावली की कुछ पर्वत चोटियां आप लोगों के सामने दी गई हैं। इनमें सबसे ऊंची चोटी आप लोगों को बतानी है। अचलगढ़ होगी, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शेर होगी, या फिर गुरु शिखर होगी, या फिर कुंभलगढ़ होगी। देखता हूं कौन कौन साथी इसका आंसर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं,
सभी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। बिल्कुल देखिएगा, दीनदयाल जी मैथ की जो क्लास है वो शाम को 8 बजे से ली जाती है। अच्छा, दिलीप मीना का आंसर आ चुका है कि सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। गोलू मीना भी यही बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी। सिंगर मुनेश मीना है करौली से, वो भी यही बता रहे हैं। दिलीप मीना, इनका आंसर भी हमारे पास आ चुका है। बिल्कुल, पदम मीना जी का भी आंसर आ चुका है। सर लाडले को मैंने बुलाया है और इसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, राजस्थान है जिसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। ये मत कहो कि हमारा किससे लेना देना नहीं है। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी द्वीप समूह हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो है तो हमारे ही। हम किसी ना किसी प्रकार से हर राज्य से संबंधित हैं। बिल्कुल, लाडले भैया का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट जो हमें मिलता है, सच बताता हूं, मन जो है खुश हो जाता है भैया। अगले प्रश्न की तरफ देखो। राजस्थान की कुछ चोटियां आप लोगों के सामने हैं, इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? प्रिंस मालवीय जी बता रहे हैं कि सर गुरु शिखर को कर दिया जाए। बिल्कुल, जब सारा काफिला गुरु शिखर की ओर जा रहा है तो क्यों ना हम इसका आंसर गुरु शिखर को ही लॉक कर दे। बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों का आंसर गुरु शिखर रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है भैया। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में बात करता हूं, ध्यान से देखना। यदि हमसे पूछ लेता है कि बताइए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना साथियों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो हम कर देंगे वो हमारी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल के अंतर्गत आती है। याद रखना, 8,848 मीटर या फिर 8,850 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। याद रखना, माउंट एवरेस्ट जो है साथियों ये हिमालय पर्वत की चोटी है। वहीं हमसे बात कर ली जाती है कि बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना मेरे साथियों, भारत की सबसे ऊंची चोटी यदि हमसे पूछ लेता है तो हम क्या कहेंगे कि सर एक चोटी आती है जो है केटू। याद रखना, इसी केटू को क्या कहते हैं? इसी केटू को गॉडविन ऑस्टिस के नाम से जाना जाता है। ये जो चोटी है साथियों, ये चोटी पीओके के अंदर आती है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है। बात करते हैं, सर इसको तो छोड़ो, ये दो हमारे विवादित भारत के अंदर गई, प्रॉपर भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो मेरे साथियों याद रखना कंचनजंगा हो जाएगी। कंचनजंगा जो चोटी है ये आपके सिक्किम राज्य के अंतर्गत आती है। कौन से राज्य के अंतर्गत आती है भैया? सिक्किम राज्य के अंतर्गत आती है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो याद रखना गुरु शिखर हो जाएगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी चोटियों का। चाहे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, चाहे हमसे वो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, चाहे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल, आंसर जाता है गुरु शिखर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर देखते रहिए, आंसर देते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली जो सरस्वती नदी है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कैसा कथन पूछा है? असत्य पूछा है। सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाली बात तो यही आती है। पहले हमें ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले ऐसे पढ़ना है साथियों कि हमसे उसने सत्य प्रश्न पूछा है या फिर असत्य की बात की है, सत्य कथन पर आधारित है कि असत्य कथन पर आधारित है। क्या होगा भैया? आप कहोगे कि सर इस नदी का उद्गम हिमालय स्थल था, क्या ये बात सही है? यह जो नदी है अंत में अरब सागर में गिरती थी, क्या ये बात सही है? सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है, ये बात कैसी है? यह नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं।
चारों ऑप्शनों में से आप लोगों को वो बताना है जो ऑप्शन कैसा है आपका असत्य है। बिल्कुल देखते हैं मेरे साथी कुछ आंसर दे रहे हैं तो उनके आंसरों पर मैं आपके लिए बताता हूं। जैसा कि पदम मीना जो है बिल्कुल गुरुजी सिरोही के अंदर है गुरु शिखर। असलम खान हमारे साथ है, हिमालय की चोटी है। नहीं गुरु शिखर जो है भैया ये तो अरावली की चोटी है, हिमालय की कैसे होगी। गोलू मीना का आंसर आ चुका है, बिल्कुल दिलकुश मीना है, गोलू मीना हमें बता रहे हैं। सिंगर मुनेश मीना, दिलीप मीना, पदम मीना सब जो है ज्यादातर काफिला ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहा है कि सर यह जो नदी है यह नदी हाड़ौती क्षेत्र की है। याद रखना, देखिएगा असत्य कथन की बात की गई है। कौन सी नदी के बारे में? सरस्वती नदी के बारे में बात की गई है। मैं सरस्वती नदी के बारे में बताऊं, इस नदी का उद्गम स्थल हिमालय था, बिल्कुल सही बात है। इस नदी का उद्गम स्थल क्या था भैया? हिमालय था। यह नदी अंत में अरब सागर में जाकर के गिरती थी, बिल्कुल भैया अरब सागर में जाकर के गिरती थी। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये जो नदी है यह पौराणिक नदी है। यह नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी थी। अरे किसने कहा रे कि यह नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी होगी? हाड़ौती क्षेत्र से तो इस नदी का दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो बिल्कुल ये जो बात है ये बात बिल्कुल कैसी है भैया? गलत है। याद रखना, यह नदी हाड़ौती क्षेत्र की नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो इसका कौन सा रहेगा? आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो कि यह नदी हाड़ौती क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। यह बात बिल्कुल कैसी बात है? गलत बात है। ये जो बात है कैसी है? आप कहोगे कि सर असत्य बात है। ठीक है, तो जिन मेरे साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी को दिया था, बिल्कुल रेशमा मीना, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ संध्या। आगे देखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या है भैया अगला क्वेश्चन? कि राजस्थान का सर्वप्रथम प्राकृतिक विभाजन किसने किया था? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भैया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपरों में कि बताइए हमारे राजस्थान का सबसे पहले जो प्राकृतिक विभाजन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? क्या हमारे राजस्थान को सबसे पहले बीसी मिश्रा के द्वारा विभाजित किया गया था? क्या हमारे राजस्थान को सबसे पहले ए.के. सेन के द्वारा विभाजित किया गया था? क्या हमारे राजस्थान को सबसे पहले रामलोचन सिंह के द्वारा विभाजित किया गया था? या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है साथियों, जुड़े रहिएगा, देखते रहिए और आंसर देते रहिए। क्या है भैया इसका आंसर? कि राजस्थान का सर्वप्रथम प्राकृतिक विभाजन किसने किया? क्या राजस्थान का सर्वप्रथम प्राकृतिक विभाजन बीसी मिश्रा ने किया? क्या ए.के. सेन ने किया? या रामलोचन सिंह ने किया? मैं देखता हूं कुछ मेरे साथी जो हैं वो आंसर दे रहे हैं और मैं देखता हूं कि कौन विद्यार्थी सही आंसर देता है। बिल्कुल कृष्ण जी, नमस्कार भैया, राधे राधे सभी को। बिल्कुल क्या है भैया? आप कहोगे कि सर मुनेश लोदवाल, प्रिंस कृष्ण मुनेश लोदवाल, सिंगर पदम मीना, रेशमा मीना, दीपक, दिलकुश मीना, काफी सारे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और काफी शानदार जवाब भी मेरे साथ वो देते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और मैं शारदे से कामना भी करता हूं कि इसी प्रकार से जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं निश्चित रूप से 2025 की जो साल है उनके लिए सफलता की साल रहे। देखिए क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन बता रहा है कि सर राजस्थान का सर्वप्रथम जो प्राकृतिक विभाजन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? मैं बताता हूं मेरे प्यारे साथियों कि बीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन किया गया था 1966-67 में। कब किया गया था? आप कहोगे कि सर 1966-67 में किया गया था। ए.के. सेन के द्वारा राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन किया गया था 1968 में। कब किया गया था? 1968 में। रामलोचन सिंह के द्वारा हमारे राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन किया गया था 1971 में। देखिए दोबारा से फिर मेरे साथियों कि राजस्थान का बीसी मिश्रा के द्वारा प्राकृतिक विभाजन कब किया गया? 1966-67 में किया गया।
AK सेन के द्वारा कब किया गया था? आप कहोगे कि सर AK सेन के द्वारा 1968 में किया गया था। रामलोचन सिंह के द्वारा कब किया गया था? 1971 में किया गया था। आंसर आप लोगों के सामने है। बिल्कुल अभी मीना, राधे राधे। मनीषा गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बिल्कुल स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग भैया, शुभ संध्या सभी के लिए। तो देखिएगा कि राजस्थान का सबसे पहले प्राकृतिक विभाजन जो किया था वो आपको नजर आ रहा होगा, वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। याद रखना, यदि पूछ ले कि बताइए हमारे इस राजस्थान का दूसरी बार प्राकृतिक विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो आप कह देना कि सर दूसरी बार जो किया गया है वो भैया AK सेन के द्वारा किया गया है। राजस्थान का तीसरी बार जो विभाजन किया गया था वो याद रखना रामलोचन सिंह के द्वारा किया गया था। स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों। अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे। अच्छा, आगे देखिएगा तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट इतना जरूरी है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घूम फिर करके आ सकता है कि राजस्थान का पहली बार विभाजन किसने किया, सटीक आंसर हो जाएगा BC मिश्रा। राजस्थान का दूसरी बार विभाजन किसने किया, सटीक आंसर हो जाएगा AK सेन। राजस्थान का तीसरी बार विभाजन किसने किया, आंसर हो जाएगा रामलोचन सिंह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? क्या सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल होगा? क्या सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग होगा? क्या अरावली पर्वतमाला रहेगी या हाड़ौती का पठार रहेगा? राजस्थान में मेरे साथियों 4 भौतिक प्रदेश हैं। राजस्थान के अंदर एक जो भौतिक प्रदेश आता है वो भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल, जिसे पश्चिमी मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो भौतिक प्रदेश आता है, क्या बताया है मैंने, एक जो आता है उसे कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं उसे? थार का मरुस्थल कहते हैं। दूसरा जो आता है उसे कहते हैं अरावली पर्वतमाला। क्या कहते हैं उसे? अरावली पर्वतमाला कहते हैं। तीसरा जो आता है उसे कहते हैं पूर्वी मैदानी भाग। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्वी मैदानी भाग कहते हैं। चौथे नंबर का जो आता है उसे कहते हैं हाड़ौती का पठार। क्या कहते हैं उसे? हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो अब इन चारों में से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? कुछ मेरे साथी जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, मैं देखता हूं। बिल्कुल निधि, नमस्ते बेटा। देखिएगा विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं, मुझे आंसर आ चुका है। गोलू मीना का आ चुका है, सिंगर मुनेश मीना करौली का आ चुका है, बिल्कुल असलम खान का हमारे पास आंसर आ चुका है। मुनेश लोदबाल जो है वो आंसर दे रहा है। तो देखिएगा मेरे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जब मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश रहेगा वो रहेगा थार का मरुस्थल। कौन सा रहेगा? थार का मरुस्थल। और इसी के साथ में मैं आप लोगों से कहूंगा कि सभी विद्यार्थी यदि रूम पर या फिर अपने घर पर या फिर जिनके पास में पेन और कागज हैं वो थोड़ी देर के लिए निकाल लें। मैं बहुत तगड़ी बात आप लोगों के लिए बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे साथियों, तगड़ी बात मैं क्या बताने के लिए जा रहा हूं? मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि कौन से भौतिक प्रदेश के अंदर जनसंख्या कितनी होगी, कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उसका क्षेत्रफल कितना रहेगा। बिल्कुल मैं आप लोगों के सामने इन सारी चीजों को क्लियर करने वाला हूं। याद रखना, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा थार के मरुस्थल की। किसकी बात करूंगा? थार के मरुस्थल की बात करूंगा। उसके अलावा मेरे साथियों मैं जो बात करूंगा नंबर 2 पर वो करूंगा अरावली की। अरावली के बाद में बात करूंगा पूर्वी मैदानी भाग की। किसकी बात करूंगा? पूर्वी मैदानी भाग की बात करूंगा। उसके अलावा हाड़ौती के पठार की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? हाड़ौती के पठार की बात करूंगा। याद रखना, थार का जो मरुस्थल है वह हमारे भारत के राजस्थान के 60.11% भाग पर फैला हुआ है और थार के मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है।
कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली की बात करता हूं तो अरावली पर्वतमाला 9% भाग पर फैली हुई है, जिस पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी भाग की मैं बात करता हूं तो ये हमारे भारत के 43% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर 39% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। हाड़ौती के पठार की मैं बात करता हूं तो ये राजस्थान के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। ये मान के चलो, यदि आप लोगों ने इस सारणी को एक नजर से यदि तरीके से देख लिया तो आपके आधे से भौतिक प्रदेश आज ही याद हो गए। कैसे भैया? थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 60.11% भाग पर। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40% निवास करती है। अरावली 9% भाग पर है, 10% जनसंख्या है। पूर्वी मैदानी भाग 23% भाग पर है, 39% जनसंख्या है। हाड़ौती का पठार 7% भाग पर है, 11% जनसंख्या है। तो याद रखना, आंसर सटीक होता है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी मरुस्थल। बिल्कुल, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? आपका पश्चिमी मरुस्थल रहेगा। तो आंसर कौन सा रहेगा साथियों? एक को लॉक कर देना, पश्चिमी मरुस्थल। सारणी के साथ में या तो बना लेना या फिर यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। सारणी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आधे से भौतिक प्रदेशों को अकेले अपने अंदर समेटे हुए है। याद रखना, दोनों प्रकार का डाटा दे दिया गया है कि कौन सा भौतिक प्रदेश कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और कौन सा जो भौतिक प्रदेश है उसमें कितनी राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। क्लियर है? बिल्कुल सभी का, बिल्कुल सभी भैया, नमस्ते भैया। बिल्कुल शेयर जरूर करते रहें वीडियो को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए, उसके बाद में विधिवत तरीके से आंसर दीजिए। थार का मरुस्थल जो है वो किसका अवशेष माना जाता है? आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो किसी ना किसी के अवशेष हैं। चाहे वो अंगारा लैंड के अवशेष रहे हो, चाहे वो गोंडवाना लैंड के अवशेष रहे हो, चाहे वो टेथिस सागर के अवशेष रहे हो। तो ये देखिएगा कि थार का जो मरुस्थल है उसे किसका अवशेष माना जाता है? क्या थार के मरुस्थल को अंगारा लैंड का अवशेष माना जाता है, या टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, या गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, या आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं? इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के आंसरों का। देखता हूं मेरे साथी क्या आंसर देते। अरे वाह, बड़े जबरदस्त आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। रेशमा मीना है, दिलकुश मीना, निधि है, मुनेश हमारे साथ जुड़ चुका है भैया, गोलू मीना का आंसर आ चुका है। क्या बात है साथियों, बिल्कुल ऐसे ही जवाबों का हमें इंतजार रहता है चैट बॉक्स में कि आप किस तरीके से आंसरों की भरमार मचा देते हो। बहुत अच्छी बात है, अंदर से दिल बिल्कुल गदगद हो जाता है आपके आंसरों को देख करके। बिल्कुल, थार का जो मरुस्थल है इसे टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। एक और तगड़ी बात आप लोगों के लिए बताता हूं, सबका ध्यान आगे कमेंटों पर थोड़ा सा विराम दे दें और आगे देखें मैं आप लोगों के लिए क्या बताने वाला हूं। बहुत अच्छी बात है, 100% नहीं तो कह सकता हूं कि हर परीक्षा के अंदर प्रश्न आने की संभावना यहां से होगी। देखो, ऐसा माना जाता था कि आज वर्तमान में हमारे पास में जो 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों के साथ साथ हमारे पास जो 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और हमारी पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है? स्थल है। इसके बारे में एक भूगोल वेत्ता हुए और उन्होंने ये बताया है कि आज जो ये 7 महाद्वीप हैं, ये सातों के सातों महाद्वीप पहले एक ही हुआ करते थे और जब ये एक थे तो उस समय इसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और इस पेंजिया के चारों ओर मेरे साथियों जल भरा हुआ था, विशाल जल राशि थी और जो पानी चारों ओर भरा हुआ था
उस पानी को क्या कहते थे? पेंथालासा कहते थे। क्या कहते थे? पेंथालासा कहा जाता था। अब कंडीशन ये बताई जाती है कि पानी के ज्वारीय बल के कारण और भूमि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। ये जो पेंजिया था, ये पेंजिया दो भागों में टूट गया भैया, और टूटने के बाद में इसके दो भाग हो गए। ऊपर का जो भाग हुआ उस भाग को किस नाम से जाना जाता है? अंगारा लैंड के नाम से। और नीचे का जो भाग हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे गौड़वाना लैंड कहते हैं, याद रखना। और बीच में जो पानी की कंडीशन आई उसे किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो याद रखना, बीच में जो पानी की कंडीशन पैदा हुई उसी को टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है सारी बातें? क्या बताया है कि हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। जल कितना है? 71% है। स्थल कितना है? 29% है। जितने भी महाद्वीप हैं वो पहले एक थे, क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। चारों तरफ जो पानी था उसे पेंथालासा कहते थे। इसके अलावा याद रखना कि जब टूटने के बाद में दो भाग हुए, ऊपर के भाग को कहते हैं अंगारा लैंड, नीचे के भाग को कहते हैं गौड़वाना लैंड, और बीच में जो पानी की कंडीशन पैदा हुई उसी को कहते हैं टेथिस सागर। तो याद रखना, हमारा जो थार का मरुस्थल है उस थार के मरुस्थल को टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, इस थार के मरुस्थल को हमारे भारत में तो रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर थार के मरुस्थल को भारत में रेगिस्तान कहते हैं, जबकि याद रखना इसी थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चुलिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चुलिस्तान के नाम से जाना जाता है। एक और तगड़ी बात आप लोगों के बीच में आ गई है कि थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? तो साथियों याद रखना, जीके तो जीके ही है साथियों, ब्रह्मांड की पूरी जीके पता नहीं कहां से कैसे याद हो गई। भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी पढ़ लो, क्या पता कब काम पड़ जाए। देख लो अपने सचिन भाई को क्या से क्या हो गया। तो याद रखना, पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चुलिस्तान कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? कहा था मैंने पहले, सारणी को याद कर लो। सारणी को यदि याद कर लेते आप लोग तो इस प्रश्न को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी देखता हूं मेरे साथी क्या मेरे लिए आंसर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखते हैं साथी क्या आंसर देते हैं कि पूर्वी मैदानी जो भाग है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। अच्छा, नीलू बता रही है कि सर पाकिस्तान में कौन सा ससुराल बनाना है? क्या पता, कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ, अभी पीछे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आप लोग प्रश्नों का आंसर दें। साथी मेरे आंसर दे रहे हैं। रेशमा मीना है, गोलू मीना है, नीलू मीना, रेशमा बिल्कुल दिलकुश है, मुनेश लोदवाल हमारे साथ में है। साथियों आंसरों की भरमार तो ऐसे कर दी जाती है, मान के चलो हम एक बहुत अच्छे स्तर पर, और बिल्कुल हम आपके लिए हमेशा साथ हैं। गुरुकुल परिवार जो है आपके साथ में हमेशा खड़ा हुआ है। आप लोग जुड़े रहिएगा। 2025 आप लोगों का सिलेक्शन हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ही हमने यही बना रखा है। क्या कहेंगे कि पूर्वी मैदानी भाग जो है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? देखिएगा, क्या पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के 39% भाग पर है, या 23% भाग पर है, या 58% पर है, या 40% भाग पर फैला हुआ है? ज्यादातर साथी जो हैं वो आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल क्या है भैया, सुमित मीना बता रहे हैं कि सर मैं राजस्थान जीके की कौन सी किताब लेकर के आऊं, बताइएगा। बिल्कुल भैया, कल जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे तब मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि आपको कोई किताब पढ़ने की खरीदने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पर जो नोट्स बनवाए जाते हैं वो सभी किताबों से कम 1.5 गुना बेहतर हैं। आप किसी भी किताब के साथ में उनकी तुलना कर लीजिएगा। आप लोग ये कहोगे कि सर क्या मिश्रण हमें दिया जा रहा है, एक एक बिंदु, एक एक बात
और वो भी इतने विधिवत तरीके से। जब राजस्थान 33 वाली थी तो 33 के आधार पर पढ़ाते थे, 50 हुए 50 के आधार पर पढ़ाई, 41 हो गए 41 के आधार पर पढ़ाते हैं, चैलेंज दे करके पढ़ाते हैं, एकदम 100% डाटा की गारंटी लेते हैं। जुड़े रहिए। बिल्कुल मेरे साथी आंसर दे रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर, कुछ विद्यार्थी एक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, कुछ विद्यार्थी जो हैं भैया वो बी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल भैया, शीतल हमारे साथ जुड़ चुकी है, गुड इवनिंग, स्वागत है भैया हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग जो है वो राजस्थान के 23% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 23% भाग पर फैला हुआ है। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर 23% था उनका आंसर बिल्कुल सटीक दिशा में जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? बिल्कुल भैया आप लोगों के सामने है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाली किस नदी का क्षेत्र है? सबसे ज्यादा जो अपर्दनीय क्षेत्र है, गड्ढे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं भैया कि डांग क्षेत्र जिसे कहते हैं, वो कौन सी नदी के आसपास का रहेगा? क्या वो बनास नदी रहेगी? क्या वो घग्गर रहेगी? क्या वो चंबल रहेगी? क्या वो बाणगंगा नदी रहेगी? राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि क्षेत्र वाली नदी पूछी है। तो मेरे प्यारे साथी आंसर देने की शुरुआत भी कर दी। बिल्कुल नीलू मीना, गोलू मीना, रेशमा, सिंगर मुनेश कुमार करौली, दिलकुश मीना जो है वो भी लगातार आंसर हमारे लिए दे रहे हैं। बिल्कुल भैया, अच्छा नीलू मीना, चंबल के डाकू। देखते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि वाली जो नदी रहेगी, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, वो चंबल रहेगी। कौन सी रहेगी? चंबल रहेगी। चंबल के बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों के सामने व्याख्या करूंगा, ध्यान से सुनते चलना। क्या रहेगा चंबल के बारे में, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल एक प्रश्न को हल करवाना ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि 4 यदि ऑप्शन है तो उनमें से 6 प्रश्न आप लोगों के लिए सॉल्व करवाए जाएं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। चंबल नदी का उद्गम जो होता है साथियों, वो याद रखना एमपी के अंदर जनापाव की पहाड़ियों से होता है। यहां से निकलने के बाद में ये जो चंबल नदी है ये हमारे राजस्थान में बहती है, और राजस्थान में जाने के बाद में मेरे साथियों ये यूपी में चली जाती है, और यूपी में एक जगह पड़ती है इटावा। उस इटावा में जाकर के ये जो नदी है ये नदी यमुना में मिल जाती है। कौन सी जगह पर जाकर के? याद रखना इटावा में जाकर के। तो ये जो नदी है जहां से निकलती है वहां से और जहां तक प्रवाहित होती है वहां तक सबसे ज्यादा अपने आसपास के क्षेत्र में अपर्दन की क्रिया करती है, यानी कि गड्ढों का निर्माण करती है। सबसे ज्यादा जो बीहड़ भूमि क्षेत्र है वो इसी नदी के आसपास का है, और जो बीहड़ भूमि क्षेत्र है उसे डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखना इस डांग क्षेत्र में जो गहरे गहरे गड्ढे, जो खाइयां होती हैं, उन्हें डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। और याद रखना राजस्थान में जब डांग की बात आ गई तो आज डांग को निपटा ही देते हैं। देखिएगा यदि हमसे पूछ ले कि बताइए राजस्थान में डांग का राजा किसे कहते हैं, तो याद रखना भैया आपका आंसर हो जाएगा कि सर धौलपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? धौलपुर को। यदि पूछ ले कि राजस्थान में डांग की रानी किसे कहते हैं, तो कर दीजिएगा करौली हो जाएगी। कौन हो जाएगी? करौली। यदि पूछ ले कि राजस्थान में डांग की देवी किसे कहते हैं, तो चलो भैया कैला देवी की तरफ। किधर चलो? कैला देवी की तरफ चलो। तो डांग से संबंधित इन 3 बातों को भी याद कर लेना कि राजस्थान में डांग का राजा कौन होगा? आप कहोगे कि सर धौलपुर हो जाएगा। डांग की रानी कौन रहेगी? करौली। डांग की देवी कौन रहेगी? आप कहोगे कि सर कैला देवी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने आंसर दिया है बिल्कुल बिल्कुल नीलू मीना, डांग का राजा धौलपुर रहेगा, रानी जो रहेगी वो करौली रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा और सोच समझ करके आंसर दीजिएगा।
राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भूभाग कौन सा है? क्या राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भूभाग जो है वो अरावली प्रदेश रहेगा, या थार का मरुस्थल रहेगा, या पूर्वी मैदानी भाग रहेगा, या हाड़ौती का पठार रहेगा? सबसे ज्यादा जो जनघनत्व वाला भाग रहेगा वो कौन सा रहेगा? मैं देखता हूं कि हमारे जो साथी हैं इसके संदर्भ में क्या क्या अपना आंसर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला भूभाग पूछा है। पहले मैं आप लोगों के लिए सारणी बनवा चुका हूं, उसमें बता चुका हूं कि कौन सा भौतिक प्रदेश कितने % भाग पर फैला हुआ है, कौन सा भौतिक प्रदेश जो है साथियों वो कितनी जनसंख्या लिए हुए है। तो यहां पर यह पूछा है कि सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है, सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं वो कहां पर करते हैं। मैं देखता हूं कुछ मेरे प्यारे साथी आंसर दे भी रहे हैं। आंसर आ चुका है। अरे क्या बात है भाई, सिंगर मुनेश मीना है, बिल्कुल। संजीव हमारे साथ है, दीनदयाल धौलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है भैया सभी का। रचना मीणा जी हमारे साथ में हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जोरवाल जी भी हमारे साथ हैं। देखते हैं क्या होगा। आप कहोगे कि सर इसका जो आंसर जाएगा वो जाता है सीधा सर्वाधिक जनघनत्व वाले भूभाग की ओर, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो भूभाग हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी भाग हो जाएगा। मैं आपके लिए पहले बता चुका हूं यार, और मैंने आप लोगों से शायद कहा भी था कि ले लो स्क्रीनशॉट। यदि ले लेते तो शायद ये क्वेश्चन सबका सही हो जाता। फिर देख लो एक बार कि राजस्थान के थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 60.11% है। जनसंख्या कितनी रहती है? 40% रहती है। यहाँ पर अरावली का कितना है? आप कहोगे कि सर 9% भाग पर फैली हुई है। जनसंख्या कितनी है? 10% है। पूर्वी मैदानी भाग 23% भाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या कितनी है? 39% है। हाड़ौती का पठार 7% भाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या कितनी है? 11% है। तुलना करके देख लो यार, 23% में 39% जनसंख्या निवास कर रही है। क्या आंकड़े हैं? 23% भाग में 39% जनसंख्या निवास कर रही है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो क्षेत्र रहेगा वो कौन सा रहेगा? पूर्वी मैदानी भाग रहेगा। बिल्कुल, पूर्वी मैदानी जो भाग है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या रहेगा भैया? आप कहोगे कि सर क्षेत्र रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हाड़ौती के पठार को किसका अवशेष माना जाता है? क्या हाड़ौती के पठार को अंगारा लैंड का अवशेष माना जाता है? क्या हाड़ौती के पठार को गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, या टेथिस सागर का अवशेष मानते हैं, या फिर ए और से दोनों हो जाएंगे? मतलब अंगारा लैंड और टेथिस सागर दोनों हो जाएंगे। ध्यान से देखो, किसी भी भौतिक प्रदेश के बारे में पूछ सकता है कि उसे हम किसका अवशेष मानते हैं। यहां पर पूछ लिया है किसके बारे में? आप कहोगे कि सर हाड़ौती के पठार के बारे में। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शायद उन्होंने अभी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है। इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हो यार? जितनी संख्या में जुड़े हुए हो कम से कम उतने तो लाइक करो वीडियो को। बिल्कुल, और जब यदि अब बिल्कुल क्या है कि पहले आप ही हो, बिल्कुल बिल्कुल पहले का आंसर जो था वही था भैया। मैंने आपके लिए सारणी भी बनवा दी थी। देखिए क्या हो जाएगा कि हाड़ौती के पठार को किसका अवशेष माना जाता है? हाड़ौती के पठार को मेरे साथियों गोंडवाना लैंड का अवशेष मानते हैं। किसका अवशेष मानते हैं? गोंडवाना लैंड का अवशेष मानते हैं। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर क्या दिया था भैया? बी दिया था, उनका आंसर सही है। बिल्कुल रेशमा मीना, पूजा मीना, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप लोगों ने गोंडवाना लैंड ही बताया है, और मैं भी यही कहूंगा कि हाड़ौती के पठार को ना अंगारा लैंड का अवशेष माना जाता है, ना टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। अवशेष जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? गोंडवाना लैंड का माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप लोगों को टेस्ट देने में बिल्कुल वो फीलिंग आ रही होगी सर सच में हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी परीक्षा हॉल में बैठ करके पेपर दे रहे हैं, तो एक बार यार एक थम्स का इमोजी तो बनता है, इतना तो हमारे लिए कर दिया करो। इंतजार है मुझे आपके थम्स के इमोजी का। फिर लेकर के चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से
राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश पूछा है। क्या सबसे छोटा भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल रहेगा, या हाड़ौती का पठार रहेगा, या पूर्वी मैदानी भाग रहेगा, या आपकी अरावली पर्वतमाला रहेगी? किसकी दृष्टि से पूछा है? पहले ये देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों तरीके से याद रखने हैं भैया। पेपर में प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। हो सकता है मैंने क्षेत्रफल दिया है, वहां पर जनसंख्या दे दे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, रे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भैया। ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बनाए रखें हमारे ऊपर। इसका आंसर दीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा रहेगा? क्या थार का मरुस्थल रहेगा, क्या हाड़ौती का पठार रहेगा, क्या पूर्वी मैदानी भाग रहेगा, क्या अरावली पर्वतमाला रहेगी? मेरे साथी आंसर दे रहे हैं कि ज्यादातर विद्यार्थी भी यही बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। याद रखना, सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश रहेगा वो रहेगा हाड़ौती का पठार। क्या रहेगा? हाड़ौती का पठार रहेगा। भारत के कुल क्षेत्रफल के सिर्फ और सिर्फ 7% भाग पर फैला हुआ है, जहां पर राजस्थान की 11%। राजस्थान के कितने भाग पर? 7% भाग पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ कहां से होता है? अरावली पर्वतमाला जो है उसकी शुरुआत कहां से होगी? क्या अरावली पर्वतमाला की शुरुआत खेड़ ब्रह्मा पालमपुर से होती है? क्या उदयपुर राजस्थान से होगी? क्या रायसीना की पहाड़ी दिल्ली से होगी? या राजसमंद राजस्थान से होगी? अरावली पर्वतमाला की शुरुआत पूछी है, अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ पूछा है। बता दो गुरुकुल के चीतों कि कहां से इसकी शुरुआत होगी। ऑप्शन नंबर 1 होगा कि 2 होगा कि 3 रहेगा कि 4 रहेगा? देखते हैं, इंतजार है आप सबके आंसर का। क्या बात है, कुछ विद्यार्थियों ने तो आंसर देना शुरू भी कर दिया है। रेशमा मीना है, बिल्कुल ज्यादातर विद्यार्थी हमारे पास जुड़ चुके हैं और बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। ये लो भैया, किसकी बात कर रहा है? अरावली पर्वतमाला की बात कर रहा है। अरावली पर्वतमाला, लो सर इसने तो शुरुआत पूछा है। हम तो वो हैं जो शुरू से लेकर के अंत तक पूरी को बताने की क्षमता रखते हैं। कैसे भैया? ये लो सर, हम कहते हैं कि यहाँ पर जो आता है वो आता है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर है। अरब सागर के अंतर्गत हम जब देखते हैं तो द्वीप आते हैं, और अरब सागर में जो द्वीप हैं उन्हें कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं भैया? आप कहोगे कि सर उन्हें लक्षद्वीप कहते हैं। इनके अंतर्गत याद रखना, एक द्वीप आता है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। क्या नाम है? मिनिकॉय द्वीप है। और ऐसा कहते हैं कि वैसे तो इस मिनिकॉय द्वीप से ही अरावली पर्वतमाला की शुरुआत हो जाती है। और यही कारण है कि अरावली पर्वतमाला का पिता यदि हमसे पूछ ले, यदि पूछ लेता कि बताइए अरावली पर्वतमाला का जनक या फिर अरावली पर्वतमाला का पिता किसे कहते हैं, तो साथियों याद रखना आंसर हो जाता कि सर अरब सागर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरब सागर को कहते हैं। लेकिन विधिवत रूप से अरावली पर्वतमाला की जो शुरुआत होती है वो होती है खेड़ ब्रह्मा पालमपुर गुजरात से। और याद रखना, अरावली पर्वतमाला जो अंत होती है वो होता है रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में जाकर के। रायसीना की पहाड़ी कहां पर है साथियों? दिल्ली में है। यहां पर जाकर के इसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। इसी के साथ में लगाते हैं आज की क्लास पर यहीं पूर्ण विराम। जुड़े रहिएगा, फिर आऊंगा ऐसे ही सवाल लेकर के आऊंगा, और भी अच्छे लेवल के सवाल लेकर के उपस्थित रहूंगा कल शाम 6 बजे आप लोगों के बीच गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।